ओके, तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। तो ये इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस एल के बराबर है, ये रेजिस्टेंस है आर, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, और ये बैटरी जिसका ईएमएफ ई के बराबर है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि इसको स्विच को क्लोज किया। जैसे आप क्लोज करेंगे तो करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो करंट इस सर्किट में धीरे धीरे ग्रो करेगी, मतलब इंक्रीज करेगी, धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। तो हमें ये जानना है कि करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा। ठीक है, तो किसी टाइम टी पे सबसे पहले टी बराबर जीरो पे देखेंगे। टी बराबर जीरो पे करंट कितना होगा? जीरो होगा। क्यों? अरे इंडक्टर है, ओपन सर्किट की तरह से काम करेगा, तो करंट जीरो रहेगा। और किसी टी टाइम पे मान लो करंट इसमें आई हो जाता है, आई हो जाता है, तो इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम इसमें किरचॉफ इक्वेशंस लिखेंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम मैंने बनाया, इसको ऐसे लिखा, क्योंकि करंट को मैं ग्रोथ मान रहा हूं, इंक्रीज कर रहा है, तो इंडक्टर अपोज करने की कोशिश करेगा, तो फिर ऐसे दिखेगा। रेजिस्टेंस आर, इस पे लिखेंगे एल डी आई बाई डी टी, नीचे एक बैटरी लगा दो ईएमएफ ई के बराबर। करंट का फ्लो ऐसे है, इसमें रजिस्टर में ऐसे आएगा, किरचॉफ लगाता है। देखो यहाँ पे निगेटिव टच किया, यहाँ पे हम बैटरी के निगेटिव पर टच कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस ई, फिर ऐसे घूमते हुए बैटरी के पॉजिटिव पर टच कर रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा? एल डी आई बाई डी टी, फिर ऐसे घूमते हुए मैं रजिस्टर में करंट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा? आई इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। सर्किट क्लोज हो गया। अब एक काम करो, बाकी को इधर भेज दो, इसको ऐसे ही रहने दो। इसको क्या लिखेंगे? एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू ई एम एफ माइनस आई आर। फिर क्या करेंगे? इसको इसके नीचे भेजिए, तो क्या बनेगा? ये बनेगा डी आई डिवाइड बाई ई माइनस आई आर इज इक्वल्स टू डी टी अपान एल। नाउ इंटीग्रेशन, टाइम जीरो पे करंट क्या था? जीरो। टाइम टी पे करंट मान लो आई है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो बनेगा, इसको बनेगा लॉग का टर्म। लॉग का टर्म रखने के बाद वैल्यू प्लेस करके हटा देना, हटाओगे तो फंक्शन बनता है, मैं लिख दे रहा हूँ सीधे। आई बराबर बनेगा ई अपान आर ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान टाउ एल अपान आर का टर्म ऊपर आएगा, ये बन जाएगा। ये इंटीग्रेट करना, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो फंक्शन बना है ना, तुम जो देख रहे हो, ये जो फंक्शन बना है, ये तो एग्जैक्टली वही फंक्शन है जो कैपेसिटर के अंदर चार्जिंग डिस्चार्जिंग पर बना था। ठीक है, ये जो फंक्शन बना हुआ है ना, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये फंक्शन एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कैपेसिटर केस मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि Q बराबर क्यू एस एस वन माइनस ई पावर माइनस टी अपन टाउ सी, सिमिलरली वही फंक्शन है। अच्छा, इस फंक्शन की थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, अगर इस टाइम की जगह पे मैं इन्फाइनाइट प्लेस कर दूँ, इस टी की जगह पे मैं इन्फिनिटी प्लेस कर दूँ, इन्फिनिटी, तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। तो पहलू जीरो हो गई, ये वन है, तो ई अपन आर आ गई। तो आई की वैल्यू क्या आ गई? ई अपन आर। मतलब ई अपन आर क्या? इन्फाइनाइट टाइम बाद का करंट है। टी की जगह पे इन्फाइनाइट प्लेस करने के बाद ये वैल्यू जीरो हो जाती है, ये अपन आर आ गया। इसका मतलब ये जो करंट है वो इन्फाइनाइट टाइम बाद का करंट है। इसको बोलते हैं स्टडी स्टेट करंट। आफ्टर लॉन्ग टाइम द करंट इज स्टडी स्टेट। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई एस एस से। तो आई एस एस इज ई अपन आर। और ये जो टी अपान एल है ना, आर अपान एल है ना, तुम सही से देखो, अगर मैं इस आर को इसके नीचे भेज दो, इसके नीचे भेज दो, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो ऊपर टी है, तो नीचे एल अपान आर है, तो एल अपान आर का भी डायमेंशन क्या होगा? टाइम होगा। तो इस सर्किट में एल भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट है, तो हम इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। और टाउ एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ एल।
इट इज एल अपॉन आर। तो पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई बराबर आई एस एस 1 माइनस ई का पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर किसी इंडक्टर में करंट ग्रो कर रहा है तो उसमें करंट का फंक्शन इसको गवर्न करेगा। कैपेसिटर में यही चार्ज का फंक्शन बना था, ऐसे ही बना था, Q बराबर Q एस एस ब्रैकेट में 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी। ये क्या है, I बराबर आई एस एस ब्रैकेट में 1 माइनस ई का पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। ठीक है, एकदम सेम टाइप फंक्शन है। ठीक है, तो कुछ चीजें और मैं इसको एक जगह समराइज करता हूँ, लिखता हूँ, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इस सर्किट में जो फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है वही लिखना है, आई इक्वल टू आई एस एस ब्रैकेट में 1 माइनस ई का पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल लिखना है, जहां पे टाउ एल इज नोन एज टाइम कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज एल अपॉन आर इक्विवेलेंट। इस चीज को ध्यान रखना, एल इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ये वैसे ही है जैसे नहीं था वहां पे आर इक्विवेलेंट टू सी इक्विवेलेंट आर सी। ओके, एल इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंस। आर इक्वल निकालने का तरीका वहां पे मैंने क्या बताया था, वो चीज यहाँ पे सेम है। मैंने वहां पे क्या कहा था कि कैपेसिटर को ओपन सर्किट करते हैं, सारे बैटरी को शॉर्ट सर्किट करते हैं और कैपेसिटर के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, वही आर इक्विवेलेंट होता है। यहाँ भी सेम काम है, सारे बैटरी शॉर्ट सर्किट करेंगे, इंडक्टर को ओपन सर्किट करेंगे और उस दो पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालेंगे एंड दैट विल बी आर इक्विवेलेंट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए एकदम सेम यूज करेंगे, कुछ भी अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, इसके बाद अगर कोई आपसे पूछता है कि एक और चीज, इंडक्टर का वोल्टेज मान लो VL है और रजिस्टर का वोल्टेज सपोज करो VR है, तो हमेशा होल्ड करेगा कि इंडक्टर का वोल्टेज प्लस रजिस्टर का वोल्टेज इज इक्वल टू EMF, इस सर्किट का EMF। मतलब इसके बीच का जो EMF आएगा वो इसका वोल्टेज प्लस इसके वोल्टेज के सम के बराबर होगा। थर्ड पॉइंट कि अगर आपको रजिस्टर का वोल्टेज निकालना हो, रजिस्टर का वोल्टेज, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, आई इंटू आर से निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आपको इंडक्टर का वोल्टेज निकालना है, इंडक्टर का वोल्टेज, तो उसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, एल डी आई बाई डी टी के सहायता से। प्लेस कर देंगे, आंसर दे देगा। ओके, तो इंडक्टर का कोई पूछे कि EMF कितना है तो आप इससे निकाल सकते हैं, कोई पूछे रजिस्टर का कितना है तो आप इससे निकाल सकते हैं, दोनों का सम EMF के बराबर आएगा। अब एक और चीज, अगला पॉइंट को ये पूछे मुझे कि रजिस्टर में टी टाइम में कितना ही डेवलप हुआ, तो इसमें आप एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो कि वर्क डन ऑफ बैटरी इज इक्वल टू इंक्रीज ऑफ इंडक्टर एनर्जी प्लस हीट डेवलप इन रजिस्टर। ये किसी भी टाइम इंटरवल में लग सकता है कि उस टाइम इंटरवल में बैटरी ने कितना वर्क किया, वो वर्क कहाँ जाएगा, तो इंडक्टर की एनर्जी बढ़ाएगा एंड प्लस रजिस्टर में हीट डेवलप होगा। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन है। फिफ्थ पॉइंट, कोई पूछे रजिस्टर में हीट डेवलप कितना होगा, तो इसको आप अलग से भी निकाल सकते हो, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन इन टाइम इंटरवल 0 से t। 6 पॉइंट्स, जो इंडक्टर की एनर्जी है, ठीक है, वो तुम सीधे ऐसे लिख सकते हो, हाफ एल आई स्क्वायर। ये चीजें हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट मैं बता दूं। पहला इसका ग्राफ बता दो, इसका जो ग्राफ होता है, तो इसमें एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ करंट वर्सेस टाइम का, यहाँ से जो आ रहा हूँ करंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखो, इनिशियल करंट 0 होगा क्योंकि t के जगह पे 0 प्लेस करोगे तो पूरी वैल्यू ये 1 आ जाएगी, क्योंकि e का पावर 0 इज 1, तो 1 माइनस 1 इज 0। तो करंट 0 से शुरू होगा और इंक्रीज करेगा और एक सर्टेन लेवल तक जाके इंक्रीज करते करते बाद में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। और ये स्टडी स्टेट करंट है जिसकी वैल्यू आएगी ISS के बराबर मैं लिख लूंगा, ISS, क्योंकि t के जगह पे 0 प्लेस करो तो e का पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो 0 से करंट शुरू होगा और इन्फिनिटी पे क्या आएगा, ISS आ जाएगा। तो इसमें एक और प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी,
कि अगर यहाँ पे t के जगह पे टाइम कांस्टेंट यूज करोगे, t बराबर टाउ यूज करोगे, मतलब टाउ एल यूज करोगे, t के जगह पे टाउ एल यूज करोगे, तो इस फंक्शन में अगर t के पे टाउ एल पुट करते हो तो बनेगा e का पावर -1, तो पूरी वैल्यू आती है 0.63 आती है 0.63 ISS। मतलब वन टाइम कांस्टेंट में ये इंडक्टर 63% चार्ज हो जाता है। ये तो वैसे ही है जैसे कैपेसिटर में होता है कि एक टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर 63% चार्ज होता है, द सिमिलरली इन वन टाइम कांस्टेंट इंडक्टर चार्ज बाई 63%। ठीक है। और एक और बात, जितना टाइम कांस्टेंट कम होगा उतना ही ये जल्दी चार्ज होगा। ये कैपेसिटर बता चुका हूं, तो यहाँ पे विधम सेम होगा कि कोई भी इंडक्टर वो जल्दी चार्ज होता है जिसका टाइम कांस्टेंट कम होता है। तो इसको भी आप अलग से लिख सकते हैं, इफ टाइम कांस्टेंट इज लेस then this is charged by this is charged quickly। ये जल्दी चार्ज होता है, अगर टाइम कांस्टेंट कम है तो जल्दी चार्ज होगा। ठीक है। और इसमें तुम देख सकते हो अगर एक स्लोप ऐसे है और एक ऐसे है तो टाइम कांस्टेंट किसका ज्यादा हो किसका कम होगा। अगर तुम्हें जानना हो, इसमें एक एग्जांपल अगर मैं शो कर दूं इस तरीके से कि ये सेम है, एक ऐसे टच कर रहा है एक ऐसे टच कर रहा है, किसका टाइम कांस्टेंट कम है, तो ऊपर वाले का टाइम कांस्टेंट कम है। अगर ये 1 है ये 2 है और ये करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो फर्स्ट का टाइम कांस्टेंट इज लेस देन सेकेंड का टाइम कांस्टेंट, सेकेंड का टाइम कांस्टेंट ज्यादा रहा होगा। ओके, कुछ चीजें और बता दूं। देखो एनर्जी ऑफ इंडक्टर होता है हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो कोई पूछे कि इंडक्टर की एनर्जी का रेट क्या है, इंक्रीज करने का रेट क्या है, स्टोर होने का रेट क्या है, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर वर्ड है, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर इज du बाई डी टी। इसको कर दो डिफ्रेंशिएट, तो क्या बनेगा हाफ एल आई स्क्वायर डिफ्रेंशिएट बनेगा 2i डी आई बाई डी टी। तो क्या बन गया एल आई डी आई बाई डी टी। तो कभी भी कोई आपसे पूछता है कि रेट ऑफ एनर्जी स्टोर बताइए, तो आपको आई का फंक्शन पता है उठा के प्लेस कर दीजिए, और डी आई बाई डी का फंक्शन पता है उठा के प्लेस कर दीजिए। जब प्लेस करेंगे ना तब पाएंगे कि ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ये डी यू बाई डी टी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। और ये जो रेट ऑफ एनर्जी स्टोर जहां सबसे ज्यादा आता है उसका टाइम की वैल्यू होती है टाउ एल एल एन टू। याद आ रहा है, ऐसे मैंने कैपेसिटर में बताया था टाउ सी एल एन टू। तो रेट ऑफ एनर्जी स्टोर मैक्सिमम होती है और इसकी जो वैल्यू होती है दिस इज ई स्क्वायर अपॉन 4r। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो जैसे कैपेसिटर में होता है वैसे इंडक्टर में, इसको तुम इसका फंक्शन से जान सकते हो, इसमें उठा के फंक्शन प्लेस कर देना, फिर उसके ग्राफ प्लॉट करके देखना ग्राफ ऐसे बनेगा। टी बराबर 0 पे भी एनर्जी स्टोर का रेट 0 होता है और इनफाइनाइट टाइम बाद भी 0 होता है। इनफाइनाइट टाइम तो वैसे ही 0 हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट टाइम बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगा। करंट कांस्टेंट हो गया तो इंडक्टर की एनर्जी कांस्टेंट होगी हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी कांस्टेंट होगी तो रेट क्या हो गया 0। अब शुरू में क्यों 0 होता है, शुरू में करंट 0 होता है ना, शुरू में अगर करंट 0 है तो इसमें आई की जगह पर अगर 0 प्लेस कर दूं तो वैल्यू 0 शुरू होगा और 0 पे जाएगा, तो बीच में कहीं मैक्सिमम आएगा। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट जब 0 करोगे ना तो टाइम आ जाएगा टाउ एल एन टू। ठीक है, इतनी चीजें फिलहाल अभी हमको ध्यान रखना है कि चार्जिंग ऑफ इंडक्टर्स में इस चीज ध्यान रखना पड़ेगा। सिमिलरली हम लोग डिस्चार्जिंग भी पढ़ लेते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये इक्वेशन तभी यूज होगा जब इनिशियल करंट क्या होगा 0, इनिशियल करंट 0 व्हेन आई इनिशियल इज 0, तभी यूज होगा। देखिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं डीके ऑफ करंट। इसमें क्या है कि एक इंडक्टर है सपोज करिए,
ये इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस L के बराबर है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कैपिटल R के बराबर है, ये स्विच है और इस बैटरी से एक रेजिस्टेंस मैंने जोड़ दिया है और ये सर्किट पहले से क्लोज्ड है और ये सर्किट यहाँ पे ओपन है, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। अब मैंने क्या किया, और ये पहले से अगर क्लोज है तो इसमें करंट ऑलरेडी फ्लो कर रहा होगा, और अगर ये लॉन्ग टाइम से क्लोज है तो स्टडी स्टेट करंट फ्लो कर रहा होगा, और अगर शुरू में क्लोज किया गया कुछ समय के लिए तो कुछ करंट फ्लो तो कर ही रहा होगा इस टाइम पे। वो आपने क्या किया कि इस स्विच को क्लोज ओपन कर दिया, इस स्विच को क्लोज कर दिया। तो जैसे इस स्विच को ओपन करेंगे इस इंडक्टर का करंट वही रहेगा, क्योंकि ये इंडक्टर अपने करंट को रिटेन इसलिए रखेगा ताकि अपने फ्लक्स को कांस्टेंट रख पाए, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, Li होता है, L तो कांस्टेंट है, तो फ्लक्स को कांस्टेंट करने के लिए I को कांस्टेंट रखेगा। तो इस स्विच को जैसे हटाओगे तुम इसे क्लोज करोगे, इसका करंट अभी वही रहेगा, तो क्या करेगा वो करंट इस सर्किट के थ्रू घूम जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने इस एक नया सर्किट बना लिया और कहा कि इस तरीके से एक इंडक्टर है, ये रजिस्टर है, ठीक है, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब इनिशियल करंट तो I0 है, अब किसी टाइम t पे मान लो इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, किसी t टाइम पे करंट मान लो इसमें I फ्लो कर रहा है, ये इंडक्टेंस L है, ये रेजिस्टेंस R है, तो किसी t टाइम पे अगर इसमें करंट I फ्लो कर रहा है तो इस इंडक्टर का जो EMF लिखोगे वो कितना लिखोगे, L di/dt एंड दिस वन इज इक्वल टू माइनस IR लिखूंगा। रीजन ये है भाई दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, इंडक्टर और रजिस्टर पैरेलल है, तो क्या दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आपस में इक्वल होगा, हाँ दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आपस में इक्वल होगा, तो यहाँ का तो IR बनेगा, नीचे वाले का ये बनेगा ये। अब माइनस साइन क्यों लगाया, इसलिए क्योंकि इसमें करंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, जब करंट कम हो रहा होगा इसमें तो डी/dt निगेटिव होगा, तो माइनस साइन इसको कब बैलेंस करेगा, जब यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, इसलिए माइनस यूज कर लिया। अब चलिए लिखते हैं, इसको लिखूंगा di/i इज इक्वल टू माइनस R/L इंटू dt। नाउ इंटीग्रेशन, टाइम 0 पे करंट क्या I0 है एंड टाइम t पे करंट क्या I है, कर दो इंटीग्रेट, इससे क्या बनेगा ln I/I0 इज इक्वल टू माइनस RT/L। तो यहां से I की वैल्यू क्या आएगी, दिस वन इज I0 e टू द पावर माइनस T L/R। L/R अगेन टाइम कांस्टेंट है, तो ये फंक्शन क्या बनेगा, I0 बनेगा I0 e टू द पावर माइनस T/τL, ये बनेगा, और टावल किस बराबर होगा, तो L इक्विवेलेंट इंटू R इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अच्छा ऐसा फंक्शन आपने देखा होगा कि कैपेसिटर में भी डिस्चार्जिंग के टाइम पे मैंने बनाया था कि I बराबर I0 e का पावर माइनस T/τL, वहां पे Q का टर्म था, यहाँ पे I का टर्म आ गया, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके भी कुछ पॉइंट्स में नोट करवा दूं। देखिए ये तो एक पॉइंट इसे आपको याद करना है, एक इसे याद करना है। I0 is what? I0 is the initial current. I is what? I is the current in circuit at time t। और इसको तो आप ऊपर से हटा दीजिए, इस वाले को बस इतना रहने दीजिए, और इस करंट को आप I0 लिख लीजिए। ये करंट I फ्लो कर रहा है, इनिशियल करंट I0 था, तो कोई पूछे कि इस करंट का फंक्शन क्या होगा टाइम का, तो इसको गौर करेगा। व्हाट इज I? I is the current in inductor या resistor at time t। I0 is initial current in inductor and tau L is the time constant of circuit। ठीक है, ओके। अब कोई पूछे इसमें हीट डेवलप कितना होगा, रजिस्टर में हीट डेवलप कितना होगा। अच्छा एक चीज तो क्लियर है कि बैटरी तो है नहीं इसमें, तो बैटरी नहीं है तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो, 1 बाई बैटरी इक्वल्स टू चेंज ऑफ इंडक्टर एनर्जी एंड प्लस हीट डेवलप। इक्वेशन यूज होगा रजिस्टर में, मतलब इंडक्टर की एनर्जी घटेगी तो रजिस्टर में हीट की तरह से बाहर निकलेगी, तो इसमें यही होगा
कि इंडक्टर एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, जितनी कम होगी उतनी रेजिस्टर में हीट डेवलप होती जाएगी, बाहर निकलती जाएगी। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब इंडक्टर की पूरी एनर्जी गायब हो जाएगी और रेजिस्टर के थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन यूज कर सकते हो। कभी भी कोई पूछे कि कितना हीट डेवलप हुआ इस सर्किट में, तो जितना इंडक्टर की एनर्जी घटी। सेकेंड से तुम यूज कर सकते हो ये कि चाहो तो डेल्टा एच हीट डेवलप तो बीसी भी निकाल सकते हो आई स्क्वायर आर डी टी के इंटीग्रेशन से। और इंडक्टर की जो एनर्जी होगी, एनर्जी डेल्टा यू एल जो लिख रहे हो, वो इंडक्टर की एनर्जी का डिफरेंस होगा, हाफ एल आई का स्क्वायर माइनस हाफ एल इनिशियल कितनी थी हटा दो, आगे डेल्टा एल फाइनल एल से इनिशियल। एक और चीज, अगर इसमें मैं ग्राफ ड्रॉ करूं करंट वर्सेस टाइम का, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, जहां इनिशियल करंट इज आई नॉट। इसमें भी अगर मैं एक टाइम कांस्टेंट पे जाऊं, टाइम कांस्टेंट पे, और टी की जगह पे टाउ एल प्लेस कर दो, तो ये 63% घट जाता है, तो कितना बच जाएगा 0.37 आई नॉट बच जाएगा। मतलब आप इसमें भी कह सकते हो कि इन वन टाइम कांस्टेंट करंट इन इंडक्टर डीके बाई 63% घट के 37% रह जाता है। एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है कि जिसका टाइम कांस्टेंट जितना कम होगा उतना ही जल्दी डिस्चार्ज होगा। अगर मैं दिखाऊं कि दो इंडक्टर है, दोनों का इनिशियल करंट सेम है, अब कोई पूछे कि ये सपोज करो ये 1 है ये 2 है, कोई पूछे किसका टाइम कांस्टेंट कम है, तो इसको देख के तुम बता सकते हो कि जो 2 है वो जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब 2 का टाइम कांस्टेंट इज लेस देन 1 का टाइम कांस्टेंट, एंड दिस वन इज आंसर। ओके, चलिए, तो मैं यहां पे आपको बताया कि एक सिंगल इंडक्टर को चार्ज करना, एक सिंगल इंडक्टर को डिस्चार्ज करना का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज करने का फॉर्मूला क्या होगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे एक मोस्ट जनरल फॉर्मूला है, उसकी बात करते हैं, जिसमें इंडक्टर में इनिशियली करंट होगा, और ये ऐसा मैं कैपेसिटर में बता चुका हूं। तो देखिए, ओके, सपोज करिए कि ये जो सर्किट है, ये जो ऊपर वाला सर्किट है, इसमें स्विच पहले से क्लोज है, ये इंडक्टर है लगा हुआ है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, तो इसके थ्रू, इस बैटरी के थ्रू इसमें एक करंट फ्लो कर रहा होगा, इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा। मान लो आपने इस स्विच को ओपन किया और इस स्विच को क्लोज किया, तो जिस वक्त आपने किया उस वक्त इस बड़े वाले सर्किट से इसमें करंट आई नॉट फ्लो कर रहा था, तो जब इसमें तुम इंटीग्रेशन लिखोगे ना किसी टाइम टी पे, तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है इसमें, आई बराबर आई एस एस 1 माइनस ई का पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल प्लस इनिशियल करंट को आई इन मान लो, इनिशियल करंट इज आई इन, ई का पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आई बराबर आई एस एस ब्रैकेट में 1 माइनस ई का पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल प्लस आई इन ई का पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। तो ये मोस्ट जनरल फॉर्मूला है और ऑलवेज वैलिड है इन डीसी सर्किट्स, ऑलवेज वैलिड इन डीसी सर्किट्स। इन डीसी बैटरी, अभी डीसी बैटरी लगी हुई है तभी लगेगा फॉर्मूला, लगेगा, हम इसे ध्यान रखेंगे। आईएसएस क्या है, स्टडी स्टेट करंट है इंडक्टर में, इंडक्टर इंपॉर्टेंट, इंडक्टर का फॉर्मूला ना, तो आईएसएस इज स्टडी स्टेट करंट इन इंडक्टर, आई इन इनिशियल करंट इन इंडक्टर, टी इज द, टी क्या टाइम है, आई क्या, आई इज द करंट एट टाइम टी एंड टावल इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट, वही आर एल अपन आर, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, एल अपन आर होता है, एल इक्विवेलेंट अपन आर इक्विवेलेंट। कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा तो एल इक्विवेलेंट सीरीज पैरेलल में दिया गया निकाल लेंगे, और आर इक्विवेलेंट को मैं जैसे कैपेसिटर में बताया हूं निकालना, वैसे आप यूज कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करता हूं।
ओके, ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या है, एक इंडक्टर है 10 हेनरी का, रेजिस्टर है 5 ओम का, स्विच है, बैटरी है 20 वोल्ट का। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्विच को क्लोज करने के 2 सेकेंड बाद फाइंड करिए करंट कितना होगा सर्किट में, इंडक्टर की एनर्जी कितनी होगी, हीट डेवलप कितना होगा, वर्क बाई बैटरी कितनी होगी। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम रेट ऑफ एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर एंड करस्पॉन्डिंग टाइम, मतलब इस इंडक्टर में मैक्सिमम रेट ऑफ एनर्जी स्टोर कितना होगा और उस समय क्या हो रहा होगा। और तीसरा पूछ रहा है कि मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, इंडक्टर में मैक्सिमम कितनी एनर्जी स्टोर करेगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करता हूं। इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं करंट का फंक्शन लिखेंगे, आई बराबर आई एस एस 1 माइनस ई का पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। ठीक है, क्योंकि इनिशियल करंट जीरो सर्किट में, तो फंक्शन लगा सकता हूं। आई एस एस क्या होगा, स्टडी स्टेट करंट। अच्छा, स्टडी स्टेट जब आएगा, स्टडी स्टेट जब आएगा तो इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है, कंडक्टिंग वायर। चलिए, तो स्टडी स्टेट का कैलकुलेशन करने के लिए मैं सर्किट डायग्राम बनाएंगे, सर्किट डायग्राम, स्टडी स्टेट करंट निकालने के लिए सर्किट डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे, स्टडी स्टेट पे इंडक्टर कंडक्टिंग वायर बन जाएगा, कंडक्टिंग वायर बन गया। अब इसमें एक रजिस्टर लगा दिया 5 ओम का, और नीचे एक बैटरी लगा दिया 20 वोल्ट की बैटरी लगा दिया। अब इससे जो करंट फ्लो करेगा वही स्टडी स्टेट करंट फ्लो करेगा। क्यों, क्योंकि स्टडी स्टेट पे इंडक्टर कंडक्टिंग वायर हो जाता है, तो कंडक्टिंग वायर बना दिया। अभी जो करंट आएगा आई एस एस, इसके ऊपर आप क्या लिखोगे, ई अपन आर, ई एम एफ 20 अपन आर 5, इट इज 4 एम्पियर। दिस वन इज स्टडी स्टेट करंट इज 4 एम्पियर। आ गया, टाइम कांस्टेंट निकालना बाकी है। जो टाइम कांस्टेंट आएगा टाउ एल, इट इज एल अपन आर, और क्वेश्चन में एल किसके बराबर है, 10 हेनरी है, और आर किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो दिस वैल्यू इज 2, उठा के फंक्शन में रख दो। तो करंट का फंक्शन क्या बनेगा, आई बराबर आई एस एस, आई एस एस कितना है 4 के बराबर है, प्लस कर 1 माइनस ई का पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल किसके बराबर है, 2 के, दिस वन। तो दिस इज द आंसर ऑफ करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बस 2 सेकंड में जानना है, तो यहाँ पे 2 प्लेस कर दो। तो इससे ए पार्ट का आंसर क्या आएगा, आई बराबर 4 ब्रैकेट में 1 माइनस ई का पावर माइनस 1, मिल गया। अब बी पार्ट पता करना है आपको, इंडक्टर की एनर्जी वो क्या होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो हाफ वैल्यू प्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा, इसमें क्या करना। एल पता ही है, 10 प्लेस कर दो, और आई निकाल ही चुके हो, ये वाला आई उठा कर रख दो, आ गया। और रेट हीट डेवलप कितना होगा, टोटल हीट डेल्टा एच पता करना है कि 2 सेकंड में कितना हीट डेवलप हुआ। गुड, तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का हल करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का हल करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि बैटरी का वर्डन निकालना मुश्किल है। यहाँ पे मुश्किल नहीं है, उसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी वर्डन क्या होता है, क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी, क्यू क्या है, चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी। तो जब ये करंट का फंक्शन इंटीग्रेट होगा ना, इंटीग्रेट होगा, ये इंटीग्रेट होगा, तो चार्ज का फ्लो आएगा। जब इंटीग्रेट ही करना है तो फिर उसको लगाए, फिर अलग से क्यों इंटीग्रेट करना, इससे बेटर सीधे लिखो ना, डेल्टा एच क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी, लिमिट 0 से 2 सेकेंड तक। अब आई का फंक्शन ये प्लेस करना, ये वाला, ये जो आई आया ना, ये वाला आई वो प्लेस करना बेसिकली, ये वाला आई का फंक्शन उठा के यहाँ पर रख देना, आर रख दो 5 और इंटीग्रेट कर दो, आ गया ही डेवलप। अब पूछा बैटरी का ऑर्डर बताइए। ठीक है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो बैटरी का ऑर्डर, डी पार्ट। जब ये दो निकाल लिए, एनर्जी ऑफ इंडक्टर और हीट डेवलप, तो सीधे लिख दो इसको, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच, आ गया बैटरी का ऑर्डर। या बैटरी का वर्डन के लिए आप अलग से चाहते हो कैसे करें, तो Q इंटू ई एम एफ लिखेंगे, ई एम एफ 20 वोल्ट है, और Q के लिए क्या करेंगे, ये जो करंट आई है इसको करेंगे इंटीग्रेट, डी क्यू का इंटीग्रेशन बनेगा 4 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई 2 इंटू डी टी। नाउ दिस वन विल इंटीग्रेट 0 से 2 सेकेंड। देखो
क्यू क्या होता है आई डी क्यू बाई डी टी, डी टी इधर भेज दिया, बन गया इतना, इंटीग्रेट कर दो 0 से 2 सेकंड के बीच में, आ गया क्यू, इस क्यू को उठा के यहाँ प्लेस कर दो, आ गया वर्डन बाई बैटरी। अगला पूछ रहा मैक्सिमम रेट ऑफ एनर्जी स्टोर एंड टाइम। ओके, अब पता करना है क्वेश्चन 2, मैक्सिमम रेट ऑफ एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर एट दैट टाइम। तो मैक्सिमम रेट ऑफ एनर्जी स्टोर पता क्या होता है, डी यू बाई डी टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, दिस वन इज ई एम एफ का स्क्वायर अपॉन 4r, ई एम एफ उठा के प्लेस करिए 20 का स्क्वायर 4r, रेजिस्टेंस है 5, सीधा 20 जूल पर सेकेंड, और ये जो टाइम आता है वो क्या होता है, टाउ एल एन टू होता है ना, और टाउ एल अपन आर होता है एल एन टू, तो एल कितना है 10, आर कितना है 5 एंड एल एन टू, तो हो गया 2 एल एन टू, तो आंसर इज 2 एल एन टू, मिल गया। तो 2 एल एन टू पे रेट ऑफ एनर्जी स्टोर इंडक्टर विल बी मैक्सिमम। थर्ड पूछा मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, तो एनर्जी स्टोर मैक्सिमम क्या होगा, हाफ एल इंटू आई का स्क्वायर, और करंट मैक्सिमम कब आता है, ग्रोथ ऑफ सर्किट में, ग्रोथ ऑफ करंट में, जब स्टडी स्टेट आता है, तो स्टडी स्टेट करंट क्या है 4 एम्पियर है, उठा के प्लेस कर दो, तो हाफ एल कितना है 10 के बराबर 4 का स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक एनर्जी होती है, और ये मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर है इंडक्टर में। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखिए सर्किट है, इसमें ये बैटरी है 10 वोल्ट की, यहाँ रेजिस्टेंस 2 ओम का, ये स्विच पहले से क्लोज है, ये इंडक्टर 10 हेनरी का है, ये रजिस्टर 5 ओम का है, यहाँ पे स्विच है, ये बैटरी है 20 वोल्ट की। अब मैंने क्या किया कि इस स्विच को क्लोज किया और इस स्विच को ओपन कर दिया। तो पूछ रहा क्वेश्चन में कि फाइंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इंडक्टर वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या रजिस्टर वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो देखो जब ये स्विच पहले से क्लोज है स्विच, तो ये स्विच इसमें ऐसे करंट फ्लो करवा रहा होगा, ऐसे इस तरीके से फ्लो करवाएगा, और ये जो करंट होगा अगर मैं उसको लिख लूं आई इन, इनिशियल करंट है, तो डिफॉल्ट कैसे मान के चलते हैं कि सर्किट क्या है पहले से क्लोज्ड सर्किट है, और ये स्टडी स्टेट गेन कर चुका है, पहले से सर्किट स्टडी स्टेट गेन कर चुका है, ठीक है। तो अगर स्टडी स्टेट गेन कर चुका है तो इस सर्किट का करंट क्या होगा, इस सर्किट का करंट क्या होगा, इस सर्किट करंट होगा ई अपन आर, स्टडी स्टेट में ई अपन आर आता है ना, तो इसका 10 वोल्ट इंटू तो क्या आएगा 10 अपन 2, स्टडी स्टेट करंट इज 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट हुआ, तो ऊपर वाले सर्किट का करंट 5 एम्पियर था, अब आपने इस स्विच को हटा के इस स्विच को क्लोज कर दिया, अब नया सर्किट ये बन गया। तो ये जो सर्किट करंट फ्लो करवाएगा वो तो करंट ऐसे फ्लो करवाएगा ऐसे, अब ये जो करंट फ्लो करवा रहा है ये देखो इसके उल्टा है, ऊपर वाले सर्किट का जो करंट इस इंडक्टर में है उसके उल्टा जा रहा है, और सर्किट ये बनेगा। तो चूंकि आई इन इस करंट के उल्टा है, तो आई इन को हम लोग माइनस मान लेते हैं, माइनस, सेम में होता तो प्लस मानते हैं, अदरवाइज आई इन को माइनस मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आई इक्वल टू आई एस एस 1 माइनस ई का पावर माइनस टी अपॉन टाउ प्लस आई इन ई का पावर माइनस टी अपॉन टाउ यूज करेंगे। आई इन में निकाल चुका हूं -5। अच्छा आई एस एस क्या होगा, आई एस एस जो होगा वो ये जो नई वाली सर्किट है ना, नई वाले सर्किट का स्टडी स्टेट करंट है, तो स्टडी स्टेट पे नई वाला सर्किट जब स्टडी स्टेट गेन करेगा तो ये इंडक्टर फिर कंडक्टिंग वायर बन जाएगा, ये 20 वोल्ट की बैटरी और 5 ओम का रजिस्टर, तो करंट क्या आएगा स्टडी स्टेट करंट 20/5, इट इज 4 एम्पियर। आपको क्या करना है, टाइम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। टाइम कांस्टेंट क्या है, एल अपॉन आर है, लेकिन पता है ये एल अपॉन आर कौन सा बनेगा, एल इक्वलेंट अपॉन आर, ये बनेगा नए वाले सर्किट का। ये जो टाइम कांस्टेंट चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे एकदम सेम होता है, और नए वाले सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है, पुराने वाले का नहीं, पुराने वाले से चार्ज हो चुका है ना, अब तो नए वाले सर्किट के लिए यूज करो टाइम का फंक्शन, तो नए वाले सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है। तो नए वाले सर्किट का एल क्या है 10, और नए वाले सर्किट का आर क्या है 5, तो आप यूज करेंगे 10/5, तो वैल्यू इज टाइम कांस्टेंट है ना, इट इज नॉट टी, द टाइम कांस्टेंट।
तो दिस वन इज टी। ये एक्चुअल में टाउ है। अब ये अगर टू, अब इसको उठा के इस फंक्शन में रख दो, तो आई का फंक्शन क्या बन गया, आई एस एस इज 4, 1 माइनस ई का पावर माइनस टी अपॉन टाउ इज 2 प्लस आई इन कितना है, -5 है, तो -5 लिखेंगे, ई का पावर माइनस टी अपॉन 2, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट क्या रहा है, इंडक्टर का वोल्टेज। अच्छा, इंडक्टर का वोल्टेज कुछ और नहीं होगा, इट इज एल डी आई बाई डी टी। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, यहां रख देना और एल मल्टीप्लाई कर देना। थर्ड कह रहा है इंडक्टर का वोल्टेज, तो क्या आएगा, आई इंटू आर। तो इस आई का फंक्शन पूरा यहां रख दो, रेजिस्टेंस 5 को मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ कॉइल of negligible resistance and inductance 5 Henry is connected in a series with 10 ohm resistor and battery of EMF 2 volt। तो पहले डायग्राम बना लिया जाए। एक इंडक्टेंस कितना इसका 5 हेनरी और सीरीज में लगाएगा कितना 100 ओम का रेजिस्टर एंड बैटरी ऑफ 2 वोल्ट एंड चार्ज बाई 2 सेकेंड। 2 सेकेंड तक इस बैटरी से इस इंडक्टर को चार्ज किया गया, 2 सेकेंड तक। ये सर्किट 2 सेकेंड तक चला। इसके बाद क्या किया गया, देन बैटरी इज रिमूव, बैटरी को रिमूव कर दिया गया और अगले डायग्राम में 5 हेनरी ये रहने दिया गया और ये रजिस्टर कितने का 100 ओम का यही रहेगा। उसको एक और रजिस्टर के साथ सीरीज में जोड़ दिया गया। देखो, एन इंडक्टर इज कनेक्टेड बाय 50 ओम रजिस्टर, 50 ओम resistors in series. Find the potential difference across the 100 ohm resistor 20 seconds after the circuit is connected by the conducting wire। कह रहा है ये जो 100 ओम का रजिस्टर है ना, इसका आपको वोल्टेज बताना है, इसका वोल्टेज भी कितना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 सेकेंड पे इस इंडक्टर का करंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा सर्किट क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। अगर ये सर्किट डिस्चार्ज हो रहा है, डीके हो रहा है, तो यहाँ का फंक्शन आप क्या लिखेंगे, आई बराबर आप लिखेंगे आई नॉट ई का पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। आई नॉट क्या है, आई नॉट है इस इंडक्टर का इनिशियल करंट, वो इस सर्किट से आएगा। तो इस सर्किट में करंट का फंक्शन क्या होता है, आई बराबर आई एस एस ब्रैकेट में 1 माइनस ई का पावर, इसको आई 1 लिख लो, टी बाई टाउ। इस सर्किट के लिए बात कर रहा हूं, तो I1 इज इक्वल टू ISS स्टेडी स्टेट करंट, ये 2 वोल्ट का है, ये 100 ओम का है, तो करंट क्या आएगा 2 अपॉन 100, 1 माइनस ई का पावर माइनस टी अपॉन टाउ, टाउ होता है एल अपॉन आर, तो एल है 5 और आर है 100, तो एल अपॉन आर क्या होगा 1 अपॉन 20, तो 1 अपॉन 20 प्लेस कर दोगे यहाँ पे, तो 20 ऊपर आ जाएगा, बन गया इतना। अब ये कितने सेकंड तक, 2 सेकंड तक, तो 2 सेकंड पे जो करंट की वैल्यू आएगी वही इस सर्किट का इनिशियल करंट क्या रहेगी, इस सर्किट का इनिशियल करंट, एंड दैट इज आई नॉट। तो आई नॉट क्या आएगा, आई नॉट आएगा ये 2 अपॉन 100 इज 1 अपॉन 50 ब्रैकेट में 1 माइनस 20, 80 के पे 2 प्रेस कर दो तो 40, दिस इज करंट। अब इसको उठा के आप रख दो, तो आई का वैल्यू क्या बन गया, आई बराबर बन गया 1 अपॉन 50 1 माइनस 40 ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टावेल। टावेल क्या है, टावेल इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट है, जो कि आएगा एल अपॉन आर। एल क्या है 5 आर, ये और ये दोनों सीरीज में है ना, 100 है 50 है 150, इट इज 1 अपॉन 30, उठा के यहाँ प्लेस कर दो टाउ पर 1 अपॉन 30, तो जो करंट का फंक्शन आएगा आई, दिस वन इज 1 अपॉन 50 ई टू द पावर माइनस 30 टी, जब यहाँ प्लेस कर दिया तो, और इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस ई का पावर माइनस 40। ये करंट मिल गया इस सर्किट का। अब कह रहा है कि 20 मिली सेकेंड बताइए, 20 मिली सेकेंड बाद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 ओम। तो 100 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आई बराबर वी आई इंटू आर। तो ये जो करंट आया है इसी को
मल्टीप्लाई कर दो आर क्या है 100। बस फर्क क्या होगा, ये जो 20 मिली सेकेंड है इस टाइम को उठा के आपको इसके जगह पे रखना पड़ेगा, इसके जगह पे रख दीजिए, आंसर जाएगा। तो आंसर लिखिए तो ना, आंसर क्या आएगा 1/50 e to the power -30 इंटू टी 20 मिली सेकेंड -3 and bracket में 1 - e का पावर -40 and this one is answers। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। एक सर्किट मैंने चार्ज किया, फिर उसका यूज कहाँ किया, दूसरे सर्किट में कर लिया। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके इसमें कह रहा है कि एक रजिस्टर आर है, ये 2R ये 2R, इंडक्टर एल है, यहाँ पे स्विच है, बैटरी का MFE। अब मैंने इस स्विच को क्लोज किया, तो क्लोज करने के बाद मैं पूछ रहा हूँ बताइए सर्किट में जो इंडक्टर है उसमें करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, और ये जो बैटरी है इसमें करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। चलिए इसके लिए क्योंकि इंडक्टर इनिशियली किसी से चार्ज तो है नहीं, जब इंडक्टर इनिशियली किसी से चार्ज नहीं है तो आप इस फॉर्मूले से काम चला लोगे, ISS 1 - e का पावर -t अपॉन टाउ से काम चला लोगे। लेकिन ये पहले से किसी से चार्ज हो रहा होता तो इसमें प्लस आई इन वाला ऐड करना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं ऐड किया। अब ISS निकालना पड़ेगा और टाउ निकालेंगे, प्लेस करेंगे, इंडक्टर का तो करंट आ ही जाएगा, इंडक्टर का करंट का फंक्शन होता है। ISS निकालते हैं, ISS के लिए क्या करेंगे, सर्किट को स्टडी स्टेट पे लेके जाएंगे। जब ये सर्किट स्टडी स्टेट पे जाएगा तो इंडक्टर कंडक्टिंग वायर बन जाएगा ना, तो सर्किट ऐसे बन जाएगा। ये 2R है, ये इंडक्टर है, तो ये जो इंडक्टर है वो कंडक्टिंग वायर बना दीजिए, और यहां पे आप रेजिस्टेंस 2R दिखा दीजिए। अब ये जो करंट है यही करंट बेसिकली स्टडी स्टेट करंट ISS, ये निकालना पड़ेगा हमें। तो तुम देखो ये 2R ये 2R आपस में पैरेलल आ गया, आगे पैरेलल ना, नंबरिंग करके देख लो, इसको नंबर 0 दो 1 दो, इसका नंबर 2 दो, तो देखो 1 2, और इस रजिस्टर का भी 1 2, तो दोनों पैरेलल आ गया, पैरेलल आ गया तो 2R 2R पैरेलल तो R बनेगा, और ये पूरा R इस R के साथ सीरीज में तो 2R बनेगा। ये पूरा जो 2R है EMF है, तो इससे करंट क्या फ्लो करेगा EMF अपॉन 2R, और इससे जो करंट फ्लो करेगा वो आधा इसमें जाएगा और आधा इसमें जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी 2R है ये भी 2R है, तो करंट आधा आधा बढ़ जाएगा। तो इसमें कितना फ्लो करेगा EMF अपॉन 2R का आधा, इट इज 4R। अब ये इसमें फ्लो किया तो ISS तो मैंने निकाल लिया, दिस वन इज EMF अपॉन 4R। अब लिखेंगे टाइम कांस्टेंट, टावल का कैलकुलेशन करना बाकी है। टावल के लिए तो इंडक्टर तो एक ही है तो आप पहले लिखेंगे, लेकिन L अपॉन R इक्विवेलेंट होता है ना, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप बैटरी के कॉन्सेप्ट हेल्प लेंगे, बैटरी करो कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट हेल्प लेंगे। टाइम कांस्टेंट क्या होता है L इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। L इक्विवेलेंट तो आप बता चुके हो कि कितना है, L के बराबर है, और R इक्विवेलेंट के लिए क्या करोगे, R इक्विवेलेंट के लिए आप इस पूरे सर्किट में कहा गया था ना बैटरी को शॉर्ट सर्किट करते हैं, इंडक्टर को ओपन सर्किट, इसको कर दो शॉर्ट सर्किट, फिर रेजिस्टेंस R, फिर ये 2R, स्विच क्लोज, और इंडक्टर को कर देंगे ओपन सर्किट, अब बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब और ये 2R यहाँ पे है, इंडक्टर को ओपन सर्किट, बैटरी को शॉर्ट सर्किट लिख दिया। अब इसके अक्रॉस आपको R इक्वल निकालना पड़ेगा, इसके अक्रॉस आपको R इक्वल निकालना पड़ेगा। तो ये R ये 2R पैरेलल हुआ, तो पैरेलल हुआ तो इक्वल क्या आ गया 2R/3, और ये पूरा इसके साथ सीरीज में आएगा तो 2R और जोड़ दो, इससे आपको R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिल गई, दिस वन इज 8R/3, दिस इज R इक्विवेलेंट। अब इसको उठा के इस फंक्शन में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो चलो इस काम को करते हैं। तो अब हम इस फंक्शन में रखेंगे IL इक्वल टू ISS इज E अपॉन 4R माइनस T अपॉन टाउ L, टाउ कितना है, टाउ होगा L अपॉन R, तो L अपॉन R, R किसके बराबर 8R/3, तो 3 पर से तो पुट कर दो यहाँ पे 3L अपॉन 8R। तो ये मिल गया पहले का आंसर, इंडक्टर में करंट का फंक्शन मिल गया।
अब पूछ रहा है बैटरी में करंट का फंक्शन क्या होगा, बैटरी में करंट का फंक्शन क्या होगा। तो इसमें तो IL है ना, IL है, तो मान लो इधर से करंट फ्लो कर रहा है I, इधर से करंट I फ्लो कर रहा है तो इसमें भी I फ्लो करेगा। तो इसमें कितना, इसमें अगर IL गया तो इसमें कितना जाएगा, I माइनस IL। तब क्या करो ना, इस वाले में इस वाले में किरचॉफ लगा दो, इस लूप में किरचॉफ लगा दो, इस लूप में किरचॉफ लगा दो। इसमें I ऐसे I, तो इधर IL गया तो इधर I माइनस IL, तो किरचॉफ लगाओ इसमें। तो बैटरी को नेगेटिव टच किया तो क्या लिखोगे, माइनस E, करंट डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या लिखोगे I इंटू R, और यहाँ पे फिर करंट डायरेक्शन में जा रहा हो तो क्या लिखोगे I माइनस IL इंटू 2R, और सर्किट फिर क्लोज हो गया इक्वल टू 0। तो यहां से क्या निकालना, I निकालना ना, I, I क्यों यहां से निकाल लो, दिस वन इज, इसको इधर भेजो तो बनेगा क्या E, और ये माइनस साइन इधर जाएगा तो बनेगा 2IL इंटू R एंड डिवाइड बाई IR यहां से आएगा, IR यहां से आएगा 3R, एंड दिस वन इज आंसर। तो आपने दोनों आंसर निकाल लिया, ये IL का फंक्शन यहां से उठा के आपको प्लेस करना पड़ेगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए अगर पूछता है कि अच्छा किरचॉफ तो इसमें भी लगा सकते थे, बट इसका इक्विवेलेंट बैटरी डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसका हेल्प नहीं लिया, इससे ले लिया सीधे क्योंकि हम इसके फैमिलियर बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ऊपर एक इंडक्टर है, इधर रजिस्टर, यहाँ पे बैटरी है। ठीक है, पहले से सर्किट एक लंबे टाइम से क्लोज्ड है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अचानक से आपने क्या किया, एक आयरन रॉड इस इंडक्टर कॉइल में इंसर्ट कर दिया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 के बराबर थी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड करंट इन इंडक्टर एज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो जैसे ही इस कॉइल में आपने इंडक्टर को इंसर्ट किया, तो इंडक्टर को इंसर्ट करने के बाद पूछ रहा सर्किट में करंट का फंक्शन टाइम के साथ क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि आयरन रॉड को इंसर्ट करने के तुरंत बाद क्या होता है। तो इंसर्ट करने के पहले बिफोर जो इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, इट इज I1, तो I1 क्या होगा, E अपान R के बराबर होगा। क्यों E अपान R इसलिए होगा क्योंकि अगर इसमें आयरन रॉड नहीं है तो पूरा सर्किट पहले से स्टडी स्टेट में है। अगर पूरा सर्किट पहले से स्टडी स्टेट में है तो इसमें करंट क्या होगा इंडक्टर कॉइल में, E अपान R होगा, E अपान R। तो जैसे ही आप आयरन रॉड इंसर्ट करेंगे ना, पता है फ्लक्स चेंज हो जाएगा। रीजन इसलिए कि फ्लक्स क्या होता है, L इंटू I होता है। अगर मैं कहूं कि करंट यही रह गया, सपोज आयरन रॉड इंसर्ट करते ही करंट यही रह गया, बट आयरन रॉड जब इंसर्ट करोगे ना तो इंडक्टेंस बढ़ जाता है। इंडक्टेंस बढ़ गया तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, बट कोई भी इंडक्टर कॉइल फ्लक्स को अचानक से चेंज नहीं कर सकता, वो टाइम लेता है। मतलब dt इन टर्म में फ्लक्स चेंज नहीं कर सकता इंडक्टर कॉइल, इसका मतलब जो फ्लक्स पहले होगा वही फ्लक्स बाद में होगा, जस्ट आफ्टर। तो मैं फ्लक्स कंजर्वेशन लगाऊंगा और आयरन रॉड को इंसर्ट करने के तुरंत बाद का करंट निकालूंगा। तो φ1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, φ2 इनिशियल फ्लक्स L इंटू इनिशियल I, तो L इंटू इनिशियल I क्या है, E अपान R है, इज इक्वल टू फाइनल फ्लक्स, तो फाइनल इंडक्टेंस इंटू फाइनल करंट, मान लो I0 है, इंसर्ट करने के तुरंत बाद का करंट I0 है। तो μ2 इंसर्ट कर दिया ना, तो इंडक्टेंस पहले से μr टाइम्स बढ़ जाएगा। बता चुका हूं कि अगर इंडक्टर कॉइल में अगर कोई तुम परमानेंट मीडियम डाल देते हो तो उसका इंडक्टेंस μr टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो L फाइनल अगर इनिशियल L है तो μ2 इंसर्ट करने के बाद L फाइनल 2L हो जाता है, इंटू I0 बन गया, दिस इज I0। तो I0 इज व्हाट, इट इज E अपान 2R बन जाएगा। ये देखो L से L कटेगा और I0 की वैल्यू क्या आ गई, 2 यहाँ भेज तो E अपान 2R आ गया। अब इस इंडक्टर कॉइल में ये इनिशियल करंट का रोल प्ले करेगा। इंसर्ट करने के तुरंत बाद स्टॉप पास शुरू हुआ है तो ये इनिशियल करंट का रोल प्ले करेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, और ये बैटरी लगी हुई है तो ये चार्जिंग की तरफ से काम करेगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे I बराबर ISS 1 माइनस E का पावर माइनस T अपन टाउ प्लस I इन E का पावर माइनस T अपन टाउ। तो ISS क्या है, स्टेडी स्टेट करंट है, नई सर्किट का स्टेडी स्टेट करंट है।
तो नया सर्किट का इंडक्टेंस 12 बन गया ना। तो जब नया सर्किट स्टेडी स्टेट गेन करेगा तो इंडक्टर फिर कंडक्टिंग वायर बन गया, तो इस सर्किट का करंट दोबारा क्या होगा, अगेन ई अपन आर हो गया, अगेन ई अपन आर बन गया। 1 माइनस ई का पावर माइनस टी अपन टावल क्या होगा, एल अपन आर, और आपकी बार एल क्या हो गया 12, तो 12 अपन आर। और आई इन तो ये वाला करंट है, ई अपन 2 आर इंटू ई का पावर माइनस टी अपन टाउ, और टावल अगेन 12 अपन आर बनेगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट तो बाद वाला सर्किट का होता है। तो दिस वन इज आंसर। ओके, ठीक है।